बात करते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। शॉर्ट में बोलते हैं PKVY, परंपरागत कृषि विकास योजना। मेनली ऑर्गेनिक फार्मिंग पर बेस्ड है ये पूरी की पूरी स्कीम। कब लॉन्च हुई? 2015 में। क्या इससे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह पर कुछ और स्कीम नहीं थी? बिल्कुल थी। PKVY यानी कि परंपरागत कृषि विकास योजना से पहले नेशनल प्रोजेक्ट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग 2004 में आया था। क्या क्या था इसमें? ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना पूरे नेशनल लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ज़रिए और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करके। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को पूरे इंडिया में ही प्रमोट किया जाए। इसके लिए जिस भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की ज़रूरत है वो किया जाए प्रॉपर्ली और लोगों में अवेयरनेस डेवलप करी जाए। 10th 5 ईयर प्लान के तहत ये लॉन्च हुआ था और इसी के तहत जो है NCOF की स्थापना हुई थी गाजियाबाद में। NCOF जो आज के वक्त में परंपरागत कृषि विकास योजना की नोडल एजेंसी है। क्या फुल फॉर्म है इसकी? NCOF की नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। गाजियाबाद में है इसका सेंटर। अब तो इसका भी नाम चेंज हो गया है, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग हो गया है अब। इसके अलावा ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिलेटेड ही नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन भी था, जिसमें मेन फोकस तो हॉर्टिकल्चर पर था, लेकिन हॉर्टिकल्चर को ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरीके से करने के लिए इसमें बताया गया था। तो ये जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन था 2005-06 में आया था। इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग इसका एक कंपोनेंट था, लेकिन फोकस पूरे तरीके से हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स होती हैं उन पे था। और उसके लिए यहाँ पे किसानों को फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलता था, लगभग 10,000 रुपये पर हेक्टेयर के हिसाब से। फ्रूट्स के लिए, स्पाइसेस के लिए और वेजिटेबल्स के लिए, कि इन चीज़ों का कल्टीवेशन आप पूरे ऑर्गेनिक तरीके से करो। इसके अलावा एक स्कीम और थी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, RKVY जिसे बोलते हैं शॉर्ट में, 2007 में आई थी। और इस स्कीम के तहत जितने भी स्टेट्स हैं उनको सेंट्रल ने जो है, मतलब सेंट्रल ने जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं सभी को बजट की फ्लेक्सिबिलिटी दे दी थी कि वो अपने बजट का कुछ हिस्सा ऑर्गेनिक फार्मिंग के डेवलपमेंट पे जो है खर्च कर सकते हैं। बजट फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे केंद्र की तरफ से राज्य सरकारों को दे दी गई थी टू स्टेट रिगार्डिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे दे दी गई थी बजट में कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिलेटेड अपने स्टेट में डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत है आप बजट में से कर सकते हो। इसके अलावा एक आया था नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, NMSA बोलते हैं इसे शॉर्ट में, 2014-15 में, जब 12th 5 ईयर प्लान चल रहा था तब। और इसी के तहत जो है परंपरागत कृषि विकास योजना जो है वो लॉन्च करी गई थी 2015 में। अब इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक कंपोनेंट के तौर पे रखा गया था, मतलब सॉइल हेल्थ मिशन कंपोनेंट जो है उसके अंदर में यहाँ पे रखा गया था ऑर्गेनिक फार्मिंग को। अब यहाँ पे ये जो हमारी स्कीम है परंपरागत कृषि विकास योजना, इसका जो इनिशियल बजट था जब 2015 में स्टार्ट हुई थी तब 300 करोड़ रुपए रखा गया था। और मेन टारगेट इसमें ये था कि हमें 10,000 ऑर्गेनिक क्लस्टर बनाने हैं, मतलब ऐसे क्लस्टर जिनका मेन फोकस रहेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग पर। और ऐसे कितने क्लस्टर बनानी है? 10,000 ऑर्गेनिक क्लस्टर बनानी है। और इनिशियल बजट रखा था 300 करोड़ रुपए का। ये 2015 की बात है। लेकिन 2022-23 में परंपरागत कृषि विकास योजना को RKVY जो हमारी ये स्कीम थी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसी में जो है डाल दिया गया एज अ कैफेटेरिया स्कीम के तौर पे। और अब इसका कोई सेपरेट बजट नहीं है। ये जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है इसका बजट कितना है लेटेस्ट 2026-27 के हिसाब से? 8,550 करोड़ रुपए। यानी कि ये जो परंपरागत कृषि विकास योजना है इसमें यही वाला बजट जो है इसी में से पैसा इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पे फंडिंग पैटर्न क्या है? सेंट्रल इस टू स्टेट का जो यहाँ पे रेशो रहेगा, नॉर्मल स्टेट्स के लिए 60% रकम सेंट्रल खर्च करेगी और 40% स्टेट। नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स के लिए 90% रकम सेंट्रल खर्च करेगी, 10% स्टेट खर्च करेगा। और यूनियन टेरिटरीज के केस में तो सारा का सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही खर्च होता है। अब इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? तो जैसा मैंने बताया NCOF, जो एक्चुअल में पुराना नाम था नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर, मतलब इसका जो
वो है पूरा का पूरा बिल्डिंग जो है ये गाजियाबाद में आपको देखने को मिलेगी। अब इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है, NCONF, ये नया नाम है, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेशनल फार्मिंग। गाजियाबाद में है इसका ऑफिस, याद रखना। अब क्या क्या ऑब्जेक्टिव है इस परंपरागत कृषि विकास योजना के? देखो, परंपरागत नाम में ही आ रहा है, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले पुराने वक्त में हमारे भारत में क्या था, पूरी तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग थी, केमिकल का तो नामो निशान था नहीं, देसी वैरायटी जो थी वो लगाई जाती थी और केमिकल फ्री फार्मिंग थी। तो शुरुआत के वक्त में कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं होते थे फार्मिंग में, इनिशियली ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले की बात कर रहे हैं। ये केमिकल डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर में भारत में 1966 के बाद से आई है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से। तो पहले की अगर हम बात करें, जो पुराने लोग थे, जब पूरे तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग होती थी तो पूरी की पूरी इको फ्रेंडली होती थी, है ना। इसके अलावा जो पुराने लोगों की ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी थी उनमें खर्चा भी कम होता था, अलग अलग चीज़ों के रिलेटेड, चाहे इरीगेशन के रिलेटेड हो, चाहे आपका दूसरा वीड मैनेजमेंट वगैरह हो, या जो भी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी होती थी उनमें ज़्यादा कोई खर्चा नहीं होता था। इसके अलावा केमिकल फ्री एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो तैयार करा जाता था, कोई केमिकल का नामो निशान था नहीं। बिल्कुल सही बात है। तो यही हमारे अब भी ऑब्जेक्टिव है कि जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी है उस पे जो है काम हो, इसके अलावा इको फ्रेंडली तरीके से फार्मिंग पे हम आ जाएं, है ना। केमिकल फ्री एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो हैं वो तैयार करे जाएं, किसानों की इनकम बढ़ाई जाए, जो लागत आ रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग में उसको कम किया जाए, और इसके अलावा मिट्टी की गुणवत्ता को सही करने के लिए क्या क्या ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स करने चाहिए उसके रिलेटेड किसानों को जानकारी देना और सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाना। इसके अलावा जो क्लस्टर्स तैयार करे गए हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिलेटेड, उनका सर्टिफिकेशन वगैरह का जो काम है वो आसानी से हो पाए, प्रमोट PGS इंडिया। इसके अलावा किसानों को डायरेक्टली लोकल और इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ा जाए ताकि वो अपने सही दाम पे प्रोड्यूस को बेच पाएँ। तो ये सब मेनली इसके ऑब्जेक्टिव रखे गए। अब यहाँ पे किन किन किसानों को इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा, तो सबसे पहले तो यहाँ ज़मीन की लिमिट सेट कर दी गई है कि फाइनेंशियल बेनिफिट जो यहाँ पे मिलेगा मैक्सिमम 2 हेक्टेयर तक की ज़मीन के लिए मिलेगा। लेकिन जो ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन है वो आप पूरे के पूरे अपनी ज़मीन के लिए ले सकते हो, चाहे आपके पास ज़मीन कितनी भी हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कोई किसान है, उसके पास 5 हेक्टेयर का ज़मीन है, तो उसकी पूरी ज़मीन 5 हेक्टेयर की है, लेकिन उसे सब्सिडी का बेनिफिट केवल 2 हेक्टेयर की ज़मीन के लिए मिलेगा। लेकिन जो वो उत्पादन कर रहा है, यानी कि 2 हेक्टेयर के लिए तो सब्सिडी मिल जाएगी ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के लिए, और बचे हुए 3 हेक्टेयर पे उसे अपने पैसे पे कल्टीवेशन करना पड़ेगा। लेकिन जब वो सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करेगा तो वो पूरे 5 हेक्टेयर की ज़मीन के लिए सर्टिफिकेशन ले सकता है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा जो भी क्लस्टर, क्योंकि ये क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है, ये स्कीम जो है इंडिविजुअल फार्मर के लिए नहीं है। किसी भी जोग्राफिकल एरिया में क्लस्टर को सेलेक्ट किया जाएगा जिनका मेन फोकस ऑर्गेनिक फार्मिंग पे है, और उसमें भी कम से कम 65% जो किसान हैं उस क्लस्टर में वो मार्जिनल या स्मॉल फार्मर होने चाहिए, ये ध्यान रखना। और 30% रिजर्वेशन यहाँ पे औरतों के लिए रखा गया है कि उस क्लस्टर में कम से कम 30% रिजर्वेशन तो आपका वुमेन फार्मर के लिए रहेगा, और 65% फार्मर जो है टोटल क्लस्टर के, वो आपके 65% कम से कम उसमें मार्जिनल या स्मॉल फार्मर होने चाहिए, ये ध्यान रखना। कैसे इम्प्लीमेंट होगी स्कीम, तो सबसे पहले तो ये कि क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है, इंडिविजुअल फार्मर के लिए है नहीं। अगर इंडिविजुअल फार्मर को लाभ लेना है तो पहले क्लस्टर बनाओ, है ना। इसका जो इनिशियल टारगेट था 2015 में जब ये स्कीम बनाई गई थी, तो इनिशियल टारगेट यही था कि 10,000 क्लस्टर जो है बनाने हैं जिनका मेन फोकस ऑर्गेनिक फार्मिंग पे होगा, और हर एक क्लस्टर में मिनिमम टू मिनिमम 50 एकड़ की ज़मीन होनी चाहिए, यानी कि 20 हेक्टेयर की, ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। नई गाइडलाइन के हिसाब से इसको बड़ा कर दिया है। नई गाइडलाइन के हिसाब से जो क्लस्टर एरिया है, मैदानी इलाकों में जो क्लस्टर की ज़मीन होनी चाहिए कम से कम 1000 हेक्टेयर के आसपास, और हिली रीजन्स में 500 हेक्टेयर के आसपास। अब यहाँ पे क्लस्टर अप्रोच का मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्लस्टर का यहाँ पे मतलब कुछ इस तरीके से आप समझो, एवरेज लैंड होल्डिंग अगर हम इंडिया में बात करें कि एक किसान के पास में एवरेज ज़मीन अपनी कितनी होती है खेती के लिए, तो एवरेज लैंड होल्डिंग अगर हम इंडिया में देखें तो लगभग 1.08 हेक्टेयर, यानी कि लगभग 2.5 एकड़ के आसपास एक किसान के पास में ज़मीन होती है खेती के लिए, ये एवरेज बात कर रहा हूँ मैं। अब एक अकेला फार्मर अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग में आएगा, एक अकेला इंडिविजुअल स्मॉल फार्मर अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग में आएगा, तो यहाँ पे 3 मेजर प्रॉब्लम जो हैं उसे फेस करनी पड़ेंगी। क्या क्या?
पहली बात तो ये कि सर्टिफिकेशन की जो कॉस्ट है वो एक तो ज़्यादा बैठती है, और दूसरा पेपर वर्क काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता है, तो उसमें परेशानी। दूसरा लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट में दिक्कत, और लागत भी ज़्यादा। मान लो इसका जो मार्केट है ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का किसी शहर में है, और किसान के खेत से वहाँ तक की जो दूरी है, मतलब मेन उस ऑर्गेनिक प्रोड्यूस जहाँ पे बिकता है उस मेन मार्केट तक की मान लो है 200 किलोमीटर, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन में लागत बहुत ज़्यादा लग जाएगी, इतना तो उसकी कमाई भी नहीं हो पाएगी। तो ये है एक अकेले फार्मर के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट दिक्कत। तो तीसरी है कि वो ज़्यादा बार्गेनिंग पावर नहीं है उसके पास में। एक अकेला किसान कितनी है ये मोल भाव कर लेगा वो, जो अल्टीमेटली दाम चल रहा है उसी के हिसाब से उसको लेना पड़ेगा, ज़्यादा वो बार्गेनिंग कर नहीं सकता। पूरा का पूरा समूह होगा, ग्रुप होगा, क्लस्टर होगा, तो उनकी तो बार्गेनिंग पावर बहुत अच्छी होती है, लेकिन अकेला फार्मर कितना कर लेगा। तो यहाँ पे क्लस्टर अप्रोच का क्या फ़ायदा, ये सारी प्रॉब्लम क्लस्टर अप्रोच से ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन क्लस्टर में कम से कम 50 फार्मर आपको यहाँ पे रखने पड़ेंगे, कम से कम 50 फार्मर, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। और इन 50 के 50 फार्मर का मिला करके यानी कि पूरे क्लस्टर का एरिया कम से कम 20 हेक्टेयर होना चाहिए, यानी कि 50 एकड़, और ज़्यादा भी हो सकता है, मिनिमम 20 एकड़। ये ध्यान रखना। और ऐसा नहीं है कि किसी किसान की ज़मीन कहीं पे है 10 किलोमीटर दूर है, किसी किसान की 30 किलोमीटर दूर पड़ी हुई है, कोई किसान की ज़मीन जो है किसी दूसरे शहर के नज़दीकी पड़ी हुई है, ऐसा नहीं है। ज़मीनें भी आसपास होनी चाहिए किसानों की, यानी कि जो खेत है वो आसपास ही हो, कॉन्टीजियस लैंड होना चाहिए, यानी कि ज़मीनें आसपास होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि सही बात है एक किसान की ज़मीन कहीं और ही है 20 किलोमीटर, एक किसान की ज़मीन यहाँ है, फिर एक है 35 किलोमीटर दूर, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब ये जो 50 फार्मर का क्लस्टर है, इसमें से एक कोई बंदा ये लोग ऐसा छांट लेंगे जो काफ़ी पढ़ा लिखा हो, और उसको एक तरीके से यहाँ पे लीडर बना दिया जाएगा। लीडर का मतलब, लीडर तो वैसे नहीं कह सकते, LRP बोलते हैं उसको, लीड रिसोर्स पर्सन। ये 50 फार्मर में से ही कोई एक बंदा होगा, और इसे ये खुद ही चूज़ करेंगे, एक ऐसा बंदा जो पढ़ा लिखा यहाँ पे हो, और उसी को गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्कीम वगैरह रहेंगी उसके रिलेटेड ट्रेनिंग उसी बंदे को दी जाएगी, वही बाकी किसानों को जो है जानकारी देगा फिर। ये ध्यान रखना। तो इस बंदे को हम LRP बोलते हैं, लीड रिसोर्स पर्सन। इस पूरे के पूरे क्लस्टर का जितना भी कागजी काम होगा, जैसे वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने हैं, किसानों की कोई प्रॉब्लम वगैरह है, तो इन सब के रिलेटेड जो काम है वो पूरा का पूरा ये LRP ही करेगा। मतलब पूरे क्लस्टर का जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का काम है वो सारा यही बंदा करेगा। विल डू ऑल काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन वर्क ऑफ क्लस्टर। इसके अलावा किसी भी स्कीम के तहत ट्रेनिंग भी इसी बंदे को दी जाएगी, और ये फिर उस ट्रेनिंग सीख करके बाकी बंदों की मदद करेगा अपने क्लस्टर में। अब यहाँ पे सर्टिफिकेशन सिस्टम जो है ये ऑर्गेनिक प्रोड्यूस का ये है किस तरीके से, तो इसमें दो तरीके होते हैं। अगर आप अपने शहर के लोकल मार्केट में या विद इन द कंट्री बेचना चाह रहे हो और आपको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन चाहिए, तो यहाँ क्लस्टर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन जो ले सकता है वो PGS इंडिया से ले सकता है। क्या है इसमें, देखो ये एक तरीके से ट्रस्ट पे बेस है। मान लो अब यहाँ पे आसान शब्दों में इस तरीके से समझो, ये जो PGS इंडिया है इसे हम बोलते हैं, PGS की फुल फॉर्म होती है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम। मतलब यहाँ पे किसानों के खेत में ये चेक करने के लिए कि उनका प्रोड्यूस प्रॉपर्ली ऑर्गेनिक है या नहीं, कोई भी बाहर से सरकारी अधिकारी नहीं आएगा। ये जो 50 के 50 क्लस्टर में किसान थे, यही आपस में एक दूसरे का जो प्रोड्यूस है उसको सर्टिफाई करेंगे कि हाँ भाई मेरा जो है तुम वेरीफाई कर लो, तुम्हारा जो है वो वेरीफाई कर लेगा, उसका जो है फला वेरीफाई कर लेगा, और उसका मैं वेरीफाई कर दूंगा कि हाँ भाई इसने बिल्कुल ऑर्गेनिक उगाया है। कोई भी थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। कम्युनिटी बेस्ड होता है, फार्मर लेड सिस्टम बोल सकते हो, पूरा भरोसे पे बेस्ड है। क्योंकि अब इसमें ये मेनली सोच लिया जाता है कि पूरा क्लस्टर तो झूठ नहीं बोलेगा ना 50-100 किसान का। लोकल मार्केट के लिए या फिर आप ऑल ओवर इंडिया बेचना चाह रहे हो तो उसके लिए सर्टिफिकेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो वो क्लस्टर चाह रहा है कि नहीं जी हम लोकल मार्केट में नहीं, हम अपना प्रोड्यूस बेचेंगे ऑर्गेनिक के तौर पे बाहर, एक्सपोर्ट करेंगे इसे इंटरनेशनल मार्केट में, तब यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन की, जिसे हम बोलते हैं NPOP, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, क्लस्टर अगर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में ऑर्गेनिक के तौर पे, तो ये जो NPOP है ये इंश्योर करेगा कि आपकी जो एक्चुअल में उपज है वो कितनी ऑर्गेनिक है। ये इंश्योर करेगा हाउ मच प्रोड्यूसेस एक्चुअली ऑर्गेनिक, और उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन यहाँ से दे दिया जाता है, तो आप बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक यहाँ पे गवर्नमेंट ने जैविक खेती पोर्टल भी बना दिया है। ये क्या है, ये एक डेडिकेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है
जहाँ पे रजिस्टर्ड बायर और सेलर आपको मिलेंगे। पहले रजिस्टर करना पड़ता है, बायर को भी सेलर को भी, उसके बाद ही यहाँ पे आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हो और बेच सकते हो। बायर और सेलर दोनों के लिए यहाँ पे डेडिकेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दिया है, जहाँ पे बाइंग और सेलिंग होती है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की। और यहाँ पे जो पोर्टल है ये, इसमें क्लस्टर के फार्मर्स का जो डाटा वगैरह अपलोड करने का पूरा काम है वो LRP ही करेगा, जिस बंदे को क्लस्टर में सारे फार्मर्स ने सेलेक्ट कर रखा है, लीड रिसोर्स पर्सन जिसे हम बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कन्वर्जन पीरियड कितना है, तो 3 साल है, 3 साल या फिर 36 महीने। मतलब ऐसा नहीं है कि मान लो आप सोचो कि मैं अभी तक तो केमिकल का इस्तेमाल करके नॉर्मली फार्मिंग कर रहा था और अब ये जो सीज़न है इस सीज़न में मैंने कोई केमिकल नहीं डाला और जनाब मेरा प्रोड्यूस अब ऑर्गेनिक है ले लो, नहीं ऐसा नहीं होता। अगर आपको अपने प्रोड्यूस को ऑर्गेनिक के तौर पे सर्टिफाई करवाना है तो आप मान लो अगर अभी आप केमिकल फार्मिंग कर रहे थे, अब आप केमिकल फार्मिंग छोड़ रहे हो, तो अगले 3 साल तक आपको बिना केमिकल्स के गाइडलाइंस के साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी पड़ेगी। फिर 3 साल के बाद आपका जो प्रोड्यूस है वो सर्टिफाई होगा ऑर्गेनिक के तौर पे, ये ध्यान रखना। 3 साल तक बिना केमिकल्स के गाइडलाइंस के साथ जो खेती है वो आपको करनी पड़ेगी ऑर्गेनिक। 3 साल का पीरियड होता है, तब कहीं जाके आपका जो प्रोड्यूस है वो ऑर्गेनिक के तौर पे सर्टिफाई हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये नहीं है कि अभी तक केमिकल फार्मिंग कर रहे थे अब इस सीज़न में छोड़ दी कि अब प्रोड्यूस ऑर्गेनिक हो गया, नहीं। लेकिन एक चीज़ है यहाँ पे, जैसे कि ये अंडमान निकोबार वगैरह हो गए इलाके इस टाइप के, या फिर जो बहुत ही ज़्यादा ये सिक्किम वगैरह के इलाके हो गए, या जंगलों में जो ट्राइबल कबीले नहीं होते जो देसी वैरायटी वगैरह लगाते हैं, वो तो अपने बाप दादा के ज़माने से ही ऑर्गेनिक फार्मिंग करते आ रहे हैं, तो वो तो करते ही ऑर्गेनिक फार्मिंग आ रहे हैं, केमिकल फार्मिंग तो उन्होंने कभी करी ही नहीं है। तो उनके सर्टिफिकेशन के लिए यहाँ पे 3 साल का समय नहीं है, उनका तो सर्टिफिकेशन कुछ महीनों में ही हो जाएगा, क्योंकि उनकी तो पुराने वक्त से ही ऑर्गेनिक फार्मिंग चली आ रही है ना। तो उसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट जो है लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन लेकर के आई है 2020-21 में। ये भी इसी स्कीम के तहत आया था, परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत। तो वो लोग जो कि डेफॉल्ट यानी कि पुराने वक्त से ही ऑर्गेनिक फार्मिंग करते आ रहे हैं, कबीले वगैरह के ट्राइबल लोग जंगलों के सिक्किम वगैरह में जो हैं, या फिर अंडमान निकोबार में जो किसान वगैरह हैं जिन्होंने कभी केमिकल फार्मिंग करी ही नहीं, वो पुरानी देसी वैरायटी उगाते हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो उनको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन जो है कुछ ही महीनों में हो जाएगा। ये ध्यान रखना, उनके लिए कन्वर्जन पीरियड 3 साल का नहीं है, फास्ट ट्रैक सर्टिफिकेशन भी बोल सकते हो एक तरीके से इसे। अब यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना मिलेगा, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए यहाँ पे टोटल 3 सालों के लिए 31,500 रुपया यहाँ पे सरकार की तरफ से मिलता है पर हेक्टेयर, और 2 हेक्टेयर के लिए बेनिफिट मिलेगा। पर हेक्टेयर 31,500 रुपये मिलेंगे, और ये टोटल 3 सालों के लिए हैं, ये याद रखना, ये नहीं है हर साल 31,500 रुपये मिलते रहेंगे, टोटल 3 सालों का पैसा है 31,500 रुपये पर हेक्टेयर, और बेनिफिट मिलेगा 2 हेक्टेयर तक। अब और यहाँ पे जो पैसा है वो डायरेक्ट किसान के खाते में आएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है यहाँ पे, ध्यान रखना। लेकिन सारा का सारा पैसा एक साथ नहीं आएगा, स्टेजेस में आएगा। जैसे सबसे पहले ऑर्गेनिक इनपुट्स की परचेज़ के लिए, जैसे सीड वगैरह लेना है, ऑर्गेनिक सीड प्रोडक्शन है, मतलब ऑर्गेनिक सीड सबसे पहले मार्केट से परचेज़ करना है, बायो फर्टिलाइज़र वगैरह लेकर के आने हैं, तो ऑर्गेनिक इनपुट्स की परचेज़ के लिए सबसे पहले 15,000 रुपये पर हेक्टेयर के हिसाब से किसान को दिया जाएगा डायरेक्ट खाते में। 15,000 रुपये पर हेक्टेयर किसान के खाते में आएगी ऑर्गेनिक इनपुट्स के परचेज़ के लिए। इसके अलावा जो LRP इन्होंने अपने क्लस्टर में सेलेक्ट कर रखा है, लीड रिसोर्स पर्सन, उस बंदे की ट्रेनिंग के लिए और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए यहाँ पे 9,000 रुपये के हिसाब से पर हेक्टेयर दिया जाएगा। इसके अलावा मान लो आपका प्रोड्यूस तैयार हो गया है, तो फिर मार्केटिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग के लिए 4,500 रुपये पर हेक्टेयर दिए जाएंगे एक फार्मर को। इसके अलावा फिर सर्टिफिकेशन के लिए, और मान लो आपको अपने प्रोड्यूस की टेस्टिंग करवानी है, NABL टेस्टिंग, तो इन चीज़ों के लिए 3,000 रुपये पर हेक्टेयर दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। तो ये इम्पोर्टेंट स्कीम थी। ये देखो, ये तो आपका वो हो गया जो PGS सर्टिफिकेट है। अगर आपको लोकल बेचना है, यानी कि विद इन अ कंट्री या फिर लोकल मार्केट में बेचना चाह रहे हो, तो उसके लिए है ये ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन। लेकिन अगर आपको बेचना है इंटरनेशनल मार्केट का, तो उसके लिए NPOP का ये वाला सर्टिफिकेट जो है चाहिए होता है। ये एक एग्जांपल के तौर पे मैंने लगा रखा है।
तो ये पूरा हो गया हमारा। ये देखो, ये है NCOF का ऑफिस जो है गाजियाबाद में, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग। पूरा कंप्लीट है अब ये।